और अब उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसकी चर्चा। यह सरकार एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने जा रही है, ऐसा जो आज तक देश में क्या किसी दूसरे देश में भी आपने न सुना होगा न देखा होगा। काशी से प्रयागराज के बीच 7 जिलों को मिलाकर के एक धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इस पर काम करने के लिए रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरकार गठन करेगी। मैं आपको चल करके नक्शे पर दिखाना चाहता हूं कि वह जो पूरा क्षेत्र है, 7 जिले हैं, वो कौन कौन से जिले होंगे जिनको धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और वो जो जिले हैं उनको आप नक्शे पर यहां आकर के देखिए कि कौन कौन से जिले हैं। वाराणसी और प्रयागराज का मैंने आपका जिक्र किया, और ये जो मैप आपके सामने आ रहा है ना, इन नक्शे को देखिएगा। यानी कि समूचे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा हिस्सा 7 जिलों का उसको धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। यानी कि काशी, प्रयागराज, विंध्याचल, सारनाथ, यह जो इलाके आते हैं या धर्मस्थल आते हैं, उन सभी को जोड़ा जाएगा और इनके बीच में विकास की कई दूसरी तरह की परियोजनाएं भी होंगी। तो ये जो ग्राफिक्स है इसको मैं अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको उन जिलों का नाम बताना चाहता हूं कि वो जिले कौन कौन से हैं। और वो प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही, जिसको हम संत रविदास नगर कहते हैं। यह जो पूरा क्षेत्रफल है 7 जिलों का, यह कितना है? 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो हरियाणा जो हमारा राज्य है वो 44,000 वर्ग किलोमीटर का है। यानी कि आधा हरियाणा जो है उसको धर्म क्षेत्र के रूप में योगी आदित्यनाथ की सरकार विकसित करेगी। या फिर इजराइल का जो कुल रकबा है वो 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी कि इजराइल जितना बड़ा देश है उतना बड़ा क्षेत्र धर्म क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के भीतर विकसित किया जाएगा। और यह जो पूरा इलाका है इसमें 3 करोड़ 30 लाख से अधिक की आबादी आज की तारीख में रहती है। काशी, प्रयागराज, विंध्याचल, सारनाथ, ये तमाम धर्म नगरियां इनके बीच में हैं और यह पूरा का पूरा क्षेत्र विकसित होगा। तो इसके भीतर औद्योगिक क्षेत्र और नॉलेज पार्क भी खड़ा किए जाएंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाली एक पूरी व्यवस्था ऊपर लाई जाएगी, खड़ा की जाएगी। वो भारत में जो धर्म यात्राएं हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, वो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार हो सकती हैं। यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझा और उन्होंने अलग अलग कॉरिडोर विकसित किए। वो काशी कॉरिडोर हो तो, या उज्जैन का कॉरिडोर हो तो, या इस तरह के बाकी दूसरे कॉरिडोर हों, अब धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो चरैवेती चलते रहो, जीवन की गति चलने की है, उसमें स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन एक सत्य उसका ये है कि जब तक है तब तक वह चलायमान है। और चलता हुआ समाज भारत में धर्म यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, और अलग अलग धर्म नगरियों के बीच में उसका जो घूमना है वो अलग तरह की अर्थव्यवस्था को पैदा करता है, जिसका कोई दूसरा प्रमाण या जिसका कोई दूसरा सानी आपको दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं मिलेगा। ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, संगच्छध्व संवदध्व सम वो मनांसी जानताम। यानी कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों, यह ऋग्वेद कहता है। यही आज की तारीख में सनातन के जितने धर्मावलंबी हैं, धर्माचार्य हैं, वह कहते हैं। सामुदायिकता और समष्टि की शक्ति का इससे बड़ा कोई दूसरा सच नहीं हो सकता है। और यह आपको अभी महाकुंभ में दिख रहा है। जो श्रद्धालु होते हैं, इन तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, काशी हो, अयोध्या हो, या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन हो, क्या कहते हैं ये सुनिए। समय लगा, बट क्राउड के हिसाब से कम समय लगा ऐसा मैं बोलूँगी। यानी व्यवस्था बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा ये है कि इतनी घंटे लोग लाइन में दर्शन करने के लिए खड़े रहते,
कम से कम 1 सेकेंड भी थोड़ा खड़ा रहने देना चाहिए, बस ये एक है कि ये होना चाहिए। और जो एजेड लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी कुछ फैसिलिटीज हो सके, बाकी तो बहुत अच्छे से, क्राउड भी अच्छे से मैनेज हुए, सब अच्छे से हो गया। बहुत ही बहुत अच्छा, अच्छा है। बहुत अच्छा। बताइए। वहाँ पर बस भीड़ का मैनेज करना है। बहुत बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी थी मोदी जी, योगी जी के द्वारा। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी लग नहीं रहा था कि हम कोई खचाखच भीड़ के में जा रहे हैं। काफी अच्छी व्यवस्था थी, हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। काशी में तो आप समझ लीजिए पूरा पूरा ही बदल गया काशी पूरा। और बहुत अच्छे से व्यवस्था यहाँ पे है। मंदिर में भी दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। दर्शन करके तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। मतलब जितनी थकान हमें लाइन में लगने के बाद हुई थी, वो सारी की सारी थकान मंदिर में जाने के बाद ही सारी खत्म हो गई। हाँ, इससे पहले भी मैं 3-4 बार मंदिर आ चुका हूँ, बट आज जितनी भीड़ मैंने देखी है, आज तक मंदिर में मैं 3-4-5 बार आया हूँ, बट आज तक कभी इतनी भीड़ नहीं देखी है। मतलब सुबह से इतनी लंबी लंबी 2-3 किलोमीटर की लाइनें हैं कि लोग परेशान है लाइन में खड़े खड़े भी। मगर जब दर्शन करने मंदिर में जा रहे हैं ना, तो इतना अच्छा लगा, मतलब कि बता ही नहीं सकते। इतने बढ़िया दर्शन हुए भगवान के, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और लोग इतनी दूर दूर से मनोकामना के लिए आ रहे हैं, तो भगवान के यहाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो मनोकामना अपने आप ही पूरी होती है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बस यही है कि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कुंभ लगा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी गर्दी ज़्यादा है, पर ऐसे व्यवस्था गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। ये महाकुंभ है। आज मैं अलग अलग धर्म नगरियों तक आपको ले जाना चाहता हूं, यह बताने के लिए कि वहां जब उनको विकसित किया गया तो क्या बदल गया है। अयोध्या, 10 लाख श्रद्धालु नए साल के पहले दिन अयोध्या पहुंचे। 10 लाख लोग अयोध्या पहुंचे और उनमें से 2,12,000 ने प्रभु राम के दर्शन किए। कोशिश सबने की होगी या अधिकतरों ने की होगी, लेकिन तय समय के भीतर जिसको मौका मिल गया उसी ने जाकर के दर्शन किए और उसी को वो पुण्य मिला। इसलिए आप समझिए कि एक दिन में 10 लाख लोग, 2,50,000, 2.5 लाख श्रद्धालु सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। सरयू में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने 2 से 3 किलोमीटर तक लाइन लगा करके भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ 2025 जो नया साल था उसकी शुरुआत की। आप जानते हैं कि 2024 में अयोध्या जाने वाले लोगों की तादाद कितनी थी? 13 करोड़। 13 करोड़ लोग एक साल के भीतर अयोध्या गए हैं। उनमें से 6 करोड़ से अधिक लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं। 13 करोड़ की जनसंख्या जब कभी भी जाएगी, आप समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं? हिंदुस्तान, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको छोड़ दीजिए, और रूस को भी, तो 13 करोड़ की आबादी वाला देश नहीं मिलेगा आपको। और 13 करोड़ लोग रामलला का दर्शन एक साल के भीतर करते हैं, बल्कि अयोध्या जाते हैं और 6 करोड़ लोग दर्शन करते हैं। कहा यह जाता है, जो अर्थशास्त्र है, कि एक व्यक्ति जब दर्शन करने के लिए किसी तीर्थ या धर्मस्थल पर जाता है तो वहां वो 3,000 रुपये औसतन खर्च करता है। यानी कि जाने में, रहने में, ठहरने में, घूमने में, फिरने में, खाने में और सामान खरीदने में, जिसको शॉपिंग कहते हैं आप। 3,000 रुपये अगर एक आदमी औसतन कहीं जाकर खर्च करता है और 6 करोड़ लोग रामलला के दर्शन करने के लिए गए और 13 करोड़ अयोध्या गए, तो 39,000 करोड़ रुपए साल भर के भीतर अयोध्या के लोगों के भीतर आए, आपकी अर्थव्यवस्था के भीतर आए। 2025 की शुरुआत, अगले जो 2024 का साल था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 2024 में 22 जनवरी को, और 22 जनवरी होने को है। और ये वहां की अर्थव्यवस्था का उछाल है। वहां होटल आ गए, वहां अलग अलग तरह के बिजनेस आ गए, जमीनों के दाम बढ़ गए। अब मैं काशी आपको लेकर चलना चाहता हूं। काशी में क्या हुआ? वहां भगवान विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बना, और कई लोग कहते हैं कि यह जो पिछले 10 वर्ष रहे हैं नरेंद्र मोदी के और 2017 से योगी आदित्यनाथ के, चूंकि ये सनातन धर्म में रचे बसे शासनाध्यक्ष हैं, इसलिए
ये सनातन की परंपरा, उसकी संस्कृति, इतिहास को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना सुशासन को। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में एक साल के भीतर 6 करोड़ लोगों ने जाकर के दर्शन किए। इस हिसाब से अगर लगाएं तो 3,000 रुपए एक आदमी खर्च करता है तो 18,000 करोड़ बनारस जाने वाले लोगों ने वहां खर्च किए। 39,000 करोड़ अयोध्या में, 18,000 करोड़ काशी में, प्रयागराज में 50 करोड़ लोग जा रहे हैं। और 3,000 के हिसाब से अगर मैं जोड़ता हूं, मैं 2,000 जोड़ता हूं, क्योंकि वहां खाने के रहने के इंतजाम भी कुछ मुफ्त हो जाते हैं, तब भी 1 लाख करोड़। अब आप ये समझिए कि जब प्रयागराज से लेकर के काशी के बीच में एक धर्म क्षेत्र विकसित हो जाएगा तो फिर वो भारत की अर्थव्यवस्था को और उस पूरे क्षेत्र के विकास को कितनी रफ्तार देगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। और सनातन के किनारे किनारे अर्थव्यवस्था जिस देश की चल सकती है, उसकी शक्ति को जो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग बेकार के कुछ सवाल करते हैं जो कुरमगजी के अलावा और कुछ है नहीं। और सच में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता।